Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So today we are going to do Workmen's Compensation Act. This act has weightage of 15 marks in NCWeb exam and as well as SOL exam. This video is very useful for BCom, honors and past students of Delhi University and IP University. So let's start with the Workmen's Compensation Act. If I talk about the introduction, दिस इज द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी एक्ट. सोशल सिक्योरिटी एक्ट मतलब कि लोगों की भलाई के लिए, वर्कर्स की भलाई के लिए पहला एक्ट था जो इंडिया में लाया गया था. इसका नाम 2010 में चेंज करके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की जगह एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया. ये एक्ट एप्लीकेबल होता है पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया, और एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 1923 को. सो लेट्स नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट. इस एक्ट में 36 सेक्शंस हैं जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं. 4 शेड्यूल्स हैं. इन चारों शेड्यूल्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. फर्स्ट शेड्यूल बताता है लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम टू रिजल्ट इन परमानेंट एंड परमानेंट डिसेबलमेंट. परमानेंट डिसेबलमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो है टोटल और पार्शियल. शेड्यूल 2 में पर्सन, लिस्ट ऑफ पर्सन है जो इस एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन इस एक्ट के अंडर कवर होते हैं. शेड्यूल 3 में है हमारा लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेज. शेड्यूल 4 बात करता है हमारी फैक्टर की. ये जो रेलेवेंट फैक्टर होता है बहुत काम आता है कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड करने में, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में जानेंगे. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. डेफिनेशन क्या दी गई है इस एक्ट की. सो द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन providing financial protection to workmen and their dependents in case of accident injury. अब इंजरी होगी तो किस तरीके से, बाय पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय एम्प्लॉयर. यानी कि ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जो कि वर्कमैन और उनके डिपेंडेंट को इंजरी के केस में मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और उसको कौन करता है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है उसको पे करने की. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ईएसआई एक्ट और वर्किंग कंपनसेशन एक्ट में मेन डिफरेंस क्या था. ईएसआई एक्ट में जो है काफ़ी सारे बेनिफिट्स इंक्लूड किए गए, वो 1948 में आया, और उसमें जो लायबिलिटी आई वो एम्प्लॉयर की नहीं आई. एम्प्लॉयर को बस एक कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे. उसके बाद सारी लायबिलिटी उस कॉर्पोरेशन की है जो कि है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. जबकि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर की थी. इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट. अगर वर्कमैन की या तो डेथ हो जाती है या वो डिसेबल्ड हो जाता है ड्यू टू द इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ, यानी कि जो कारण है वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हुआ, एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ हो और एम्प्लॉयमेंट के ही टाइम पे ही हुआ हो. इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, और अराइजिंग आउट ऑफ का मतलब होता है कि उसका कॉज क्या है, कारण क्या है. तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है. अब बात करते हैं स्कोप एंड कवरेज की, कि ये एक्ट का स्कोप कहाँ तक, कहाँ पे अप्लाई होता था और किन किन पे अप्लाई नहीं होता था. सो दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल द एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, शिप्स, सर्कसेज. यानी कि ये सारी जो लिस्ट है इन एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले वर्कर्स पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता था. लेकिन ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता था, जो लोग आर्मी में काम करते हैं इंडिया की, या फिर जो वर्कर्स ईएसआई एक्ट 1948 के अंडर कवर हैं, और कैजुअल वर्कर्स एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन टेम्पररी बेसिस. और वो वर्कर्स जो कैजुअल हैं, टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है, वो सारे वर्कर्स इस एक्ट के अंडर कवर नहीं होते. तो बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की जो इस एक्ट को गवर्न करता है. तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं. देयर मस्ट बी अ कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द एक्सीडेंट एंड द वर्क डन. यानी कि जब एक्सीडेंट हो रहा है तो कनेक्शन होना चाहिए, जो एक्सीडेंट हुआ है और जो काम एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट जिस जगह वो काम करता है उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए. और जो जिम्मेदारी है कि जो इंजरी हुई है वो एप्लीकेंट की है, कि वो काम की वजह से उसे इंजरी हुई है और अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इंजरी नहीं हुई है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द वर्कमैन मस्ट बी एक्चुअली वर्किंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वर्कमैन काम ही कर रहा हो डेथ के टाइम पे.
हो सकता है कि डेथ बाद में हुई हो लेकिन कारण उसका एम्प्लॉयमेंट ही रहा हो, यानी कि काम की वजह से ही डेथ हुई हो लेकिन काम की जगह पे ना हुई हो। जैसे सपोज काम करते वक्त उसको बहुत ज़्यादा दिल में पेन उठा या फिर कोई अस्थमा का अटैक आया, लेकिन अब वो घर चला गया, 2 घंटे बाद घर जाके डेथ हो गई और कारण एम्प्लॉयमेंट ही था, काम की वजह से ही उसकी डेथ हुई थी, तो उस केस में भी वर्कर को कंपनसेशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि किस वजह से इस एक्ट को लाया गया, यानी कि एम्प्लॉयर जो है उसके पास कौन कौन से डिफेंसेस अवेलेबल थे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 से पहले। यानी कि इस एक्ट को लाने से पहले अगर किसी वर्कर के साथ कुछ होता था तो एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेदारी से किस तरीके से बच जाते थे, क्या बोल के निकल जाते थे। तो सबसे पहला था इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ अज्यूम्ड रिस्क। ये डॉक्ट्रिन क्या कहता था कि जब एम्प्लॉयर जो है यानी कि जो वर्कर है, अगर वो अपना कंसेंट के साथ नौकरी करने आ रहा है, यानी कि उसको पता है कि इस नौकरी में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, क्या क्या इंजरी होने के चांसेस हैं, तब भी वो अपना कंसेंट देके यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे कंसेंट होता है वहाँ पे इंजरी नहीं होती, जबकि उसको पता है। जैसे अगर हम बात करें, आर्मी में पर्सन जाता है तो उसे पता है कि अगर वॉर में गए तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, तो वहाँ पे उसका कंसेंट ऑलरेडी गिवन है। तो सेम तरीके से जो एम्प्लॉयर था उसने ये मुद्दा उठाया कि वहाँ पे कंसेंट होता है, वहाँ पे इंजरी नहीं होती, जो कि 1923 एक्ट के बाद, इस एक्ट के बाद रिमूव कर दिया गया। सेकेंड रीजन था उसके पास डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर कहता था कि इंजरी के लिए हम लायबल नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे और भी वर्कर्स काम कर रहे होते थे जो कि कॉमन पर्पस की वजह से ही काम कर रहे होते थे। वो अकेला नहीं था जिसको चोट लगी है, या फिर बाकी लोगों को चोट क्यों नहीं लगी जब उसे चोट लगी है। तो वर्कर इंजर्ड बाय सम एक्ट और ओमिशन ऑफ द सम ऑफ द पर्सन ऑफ द ग्रुप, जब वो वहाँ पे काम कर रहा है तो वो दूसरे वर्कर्स के साथ काम कर रहा है, तो काफी हद तक ये माना जा सकता है कि जो इंजरी हुई है वो या तो उसकी अपनी गलती की वजह से हुई है या दूसरे वर्कर्स की वजह से हुई है, उसमें एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, मालिक की जिम्मेदारी नहीं है, ये बोल के वो बच जाता था। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। एम्प्लॉयर ने ये कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर एम्प्लॉई जो वर्कर है उसकी गलती है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन पे करने के लिए। एंड ऑफ पर्सनल एक्शन विद डेथ, यानी कि ये एम्प्लॉय के पर्सनल एक्शन की वजह से अगर उसकी डेथ हुई है तो उसमें एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इन सारे जो भी डिफेंसेस अवेलेबल थे एम्प्लॉयर के पास बिफोर द एक्ट, ये सारे डिफेंसेस 1923 एक्ट के बाद रिमूव हो गए और एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को उनका कंपनसेशन मिलने लगा। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। हमको पता ही है कि डेफिनेशंस में से 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के पक्का आते ही आते हैं हर साल। हम लोग 6 डेफिनेशंस की बात करेंगे। 6 डेफिनेशन गिवन है, कमिश्नर, डिपेंडेंट, एम्प्लॉयर, डिसेबलमेंट एंड वर्कमैन। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें डिपेंडेंट की, डिसेबलमेंट की और वर्कमैन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमिश्नर की। तो कमिश्नर को अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1B में डिफाइन किया गया है। अ कमिश्नर इज अ कमिश्नर हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 20 के अंदर जिसको भी अपॉइंट करती है उसे कमिश्नर बोला गया है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन। अब बात करते हैं डिपेंडेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो डिपेंडेंट है, सबसे पहली कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्सन चाहे डिपेंडेंट है या नहीं है, यानी कि वो अपना ध्यान खुद रख सकता है, खुद की काफ़ी अच्छी अर्निंग है, लेकिन तब भी उसे डिपेंडेंट माना गया है। उसमें 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉय की वाइफ या हस्बैंड, माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, यानी कि लेजिटिमेट का मतलब होता है उसकी अपनी औलाद जो उसकी पर्सनल वाइफ से ही पैदा हुई है, और अडॉप्टेड सन होता है कि उसको लीगली अडॉप्ट किया गया है। अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, यानी कि उसकी बेटी जिसकी शादी अभी नहीं हुई है। विडोड मदर, और बूढ़ी माँ जिसके हस्बैंड दुनिया में नहीं रहे, यानी कि एम्प्लॉय का अगर फादर दुनिया में नहीं है और उसकी मदर है तो उसे भी डिपेंडेंट माना गया है, चाहे वो खुद ही सक्षम क्यों ना थी। सेकंड कैटेगरी है होली डिपेंडेंट। इस कैटेगरी में उनको रखा गया है जो पूरी तरीके से एम्प्लॉय की अर्निंग्स पे डिपेंड थे एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि वो खुद कैपेबल नहीं थे अर्निंग के लिए, तो उसमें रखा गया है सन और डॉटर अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड इनफर्म, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है लेकिन अभी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी
उन्हें भी डिपेंडेंट माना गया है, यानी कि वो एक तरीके से माइनर नहीं है, अडल्ट हो चुके हैं, लेकिन वो अभी इन्फर्म है, खुद अर्न नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉय की अर्निंग पे ही डिपेंड थे, तो उन्हें भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड कैटेगरी है डिपेंडेंट होली और इन पार्ट हु आर डिपेंडेंट एट द अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डिपेंडेंट थे एम्प्लॉय की अर्निंग पे ही, यानी कि वो अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते थे या खुद एलिजिबल नहीं थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे एम्प्लॉय पर ही। तो उसमें आते हैं विडोवर, यानी कि जो विधवा एम्प्लॉय की वाइफ, पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, यानी कि सपोज एम्प्लॉय के फादर भी अभी जिंदा हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट हैं, वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते। माइनर इलेजिटिमेट सन। अब दोस्तों इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट में क्या डिफरेंस होता है? लेजिटिमेट सन होता है कि जो शादी के बाद जिस वाइफ से बच्चा हुआ है उसे हम लेजिटिमेट या लीगल सन कहते हैं। इलेजिटिमेट सन होता है सपोज एम्प्लॉय का बाहर अफेयर था, लेकिन बाहर जो उसका एक्सटर्नल अफेयर था उसके साथ भी उसका कोई बेटा था या बेटी थी, तो उसे लॉ में इलेजिटिमेट सन या डॉटर कहा गया है, तो उन्हें भी इस कैटेगरी में रखा गया है। माइनर ब्रदर, अगर कोई छोटा भाई है या अनमैरिड सिस्टर है और सपोज किसी बेटे का, उसका कोई बड़ा बेटा था और उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई छोटा यानी कि पोता या पोती जिंदा थे, तो उसे भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखा गया है। सेम वे में अगर उसके कोई दादा या दादी हैं एम्प्लॉय के और पेरेंट्स नहीं है, तो उन्हें भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो मोटा मोटा डिपेंडेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में 4 लोग हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 4 लोगों को रखा गया है जो एक्चुअली में डिपेंडेंट थे या नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें डिपेंडेंट माना गया है, यानी कि वो हो सकता है अपना ध्यान रख सकते हो लेकिन तब भी उन्हें डिपेंडेंट माना गया है। नेक्स्ट कैटेगरी में होली डिपेंडेंट, यानी कि जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट, अपने फादर की अर्निंग्स पे, उन्हें रखा गया है। थर्ड कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते थे, तो उस कैटेगरी में यहाँ पे 7 लोगों को रखा गया है। ये डिपेंडेंट का डेफिनेशन है, पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर किसे माना गया है? एम्प्लॉयर कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड यानी कि कंपनी, मैनेजिंग एजेंट ऑफ एम्प्लॉयर यानी कि ओनर का जो मैनेजर है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर, यानी कि सपोज जो एम्प्लॉयर था जिसने नौकरी दी, अब वो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो उस फर्म को आगे चला रहा है, अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने वर्कर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट है हमारा डिसेबलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेबलमेंट क्या है? इट इज द लॉस ऑफ कैपेसिटी टू वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए या काम करने की क्षमता रिड्यूस हो जाए, लॉस या रिडक्शन। अब जो वर्कर है वो उतना नहीं कमा सकता जितना वो पहले कमा सकता था, उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है कम हो जाए, उसे ही माना गया है डिसेबलमेंट। इसको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो डिसेबलमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर कोई भी एम्प्लॉय डिसेबल हो जाता है तो और उसकी वजह से या तो लॉस हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी में, उसे लॉ इस एक्ट में माना गया है डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट में होता है कि जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। टोटल डिसेबलमेंट में जो अर्निंग कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से माइनस हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, अब वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता, जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 0 हो जाती है, यानी कि इनकैपेसिटेट द वर्कर। पार्शियल डिसेबलमेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट में जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है वो कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाती है और वो कुछ काम नहीं कर सकता, यानी कि ये नहीं कि वो सारे काम ही नहीं कर पा रहा। जबकि जो परमानेंट डिसेबलमेंट है उसमें उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम तो होती ही होती है, लेकिन साथ में वो और भी बहुत सारे काम नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ इंजरी। जबकि टोटल डिसेबलमेंट में उसकी अर्निंग कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि वो अब कोई भी काम करने के योग्य नहीं रहा है। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। तो वेजेस में
वेजेस इंक्लूड्स एनी प्रिविलेज और बेनिफिट विच इज कैपेबल ऑफ एस्टिमेटेड इन मनी, यानी कि कोई भी बेनिफिट या प्रिविलेज जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है जिसे हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसे हम वेजेस में इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड करेंगे? अगर सपोज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग कंसेशन प्रोवाइड करता है, आने जाने का खर्चा, या फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए फंड में, किसी भी प्रोविडेंट फंड में या पेंशन में अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन डालता है, तो उसे हम इस एक्ट में कवर नहीं करेंगे, वो वेजेस की कैलकुलेशन से बाहर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को 1000 रुपये वेजेस देता है, साथ में दूसरे फूड, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इस तरीके के अलाउंसेस देता है 500 रुपये, और 500 रुपये वो देता है ट्रैवलिंग कंसेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन के। तो इस केस में जो वेजेस मानी जाएगी वो 1500 रुपये मानी जाएगी, ना कि 2000 रुपये। अब बात करते हैं एम्प्लॉय किसे माना गया है इस एक्ट में। इस एक्ट में जो एम्प्लॉय कवर होते हैं वो होते हैं रेलवे सर्वेंट, जो रेलवे में काम करते हैं, लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल वर्क में परमानेंटली एम्प्लॉयड है तो उन्हें रेलवे का एम्प्लॉय, उन्हें इस एक्ट में कवर नहीं किया गया है। केवल जो लाइनमैन होते हैं, जो रेलवे को मैन्युफैक्चरिंग में, पटरी बनाने में, रिपेयर में लगे होते हैं, उन्हें ही इस एक्ट में कवर किया गया है। और कोई भी मेंबर जो शिप पे काम करता है, एयरक्राफ्ट में काम करता है, या किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, मोटर व्हीकल में काम करता है, उन्हें इस एक्ट में कवर किया गया है। और शेड्यूल 2 में जो भी लिस्ट दी गई है एम्प्लॉयमेंट की, पर्सन की, वो सारे ही इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। लेकिन ये एक्ट कैजुअल नेचर के एम्प्लॉयज को, जो टेम्पररी हैं, जो कैजुअल नेचर के एम्प्लॉयज हैं, उन्हें कवर नहीं करता। एंटाइटलमेंट, किसे पैसे मिलेंगे, कौन एंटाइटल है इस कंपनसेशन को अवेल करने के लिए? तो कोई भी एम्प्लॉय, लेकिन एक्सक्लूडिंग कैजुअल एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे थे, एम्प्लॉयर के बिजनेस के लिए काम कर रहे थे और उन्हें इंजरी होती है एक्सीडेंट से, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे या उसकी वजह से, तो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस एक्ट के अंडर। तो दोस्तों ये सारी डेफिनेशंस थी और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इस एक्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कंपनसेशन से रिलेटेड और फर्दर टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग बियॉन्ड एकेडमिक्स, साइनिंग ऑफ।